the next topic we are taking the conservation of momentum. अब नया टॉपिक हम ले रहे हैं कंजर्वेशन मोमेंटम. ये कंजर्वेशन मोमेंटम क्या, हमने कंजर्वेशन ऑफ लॉ पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा. ये कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को ना तो हम क्रिएट करेंगे ना डिस्ट्रॉय करेंगे, वो बिफोर एंड आफ्टर कैसी रहेगी, सेम रहेगी. उसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं. कंजर्वेशन द टोटल मोमेंटम. अब इसमें मोमेंटम था तो इसमें आपका कंजर्व क्या होगा, मोमेंटम होगा. द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम या ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम. मतलब कि जो टोटल आपका मोमेंटम है वो आपका कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करेगा. इसका मतलब क्या हुआ, P कांस्टेंट. जब P कांस्टेंट है तो एक्सटर्नल फोर्स कैसा होगा, उस पर जीरो होगा, और जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो F = 0. ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है. अब इसको हम प्रूव कर लेते हैं. प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इसको हम प्रूव कर रहे हैं. हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए, एक ऑब्जेक्ट A है, दूसरा ऑब्जेक्ट B है. A ऑब्जेक्ट के अंदर मास m1 है, इसका मास m2 है. इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2. बिफोर कोलिजन क्या है, इसमें हमने क्या किया, u1 की इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा ले ली और u2 की इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या ली. जब इसमें कोलिजन हो गया है, दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में टकरा गए, तो A वाला फोर्स तो इस साइड में लगा रहा है और B वाला फोर्स इसका इस साइड में लगा रहा है. आफ्टर कोलिजन टकराकर अलग हट जाएंगे और फिर आगे इनकी फाइनल वेलोसिटी एक्वायर होगी, जिसकी B की फाइनल वेलोसिटी v2 है और A की फाइनल वेलोसिटी v है आफ्टर कोलिजन. अब इसका हम डेरिवेशन कर लेते हैं एक बार. बिफोर कोलिजन दोनों में आपका कोलिजन नहीं हुआ था और ये दोनों आपके क्या कर रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, जिसमें m2 की वेलोसिटी B ऑब्जेक्ट की जिसका मास m2 है उसकी वेलोसिटी u2 थी और m1 की जिसका मास A है उसकी वेलोसिटी u1 थी. अब इसमें हमने क्या किया, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी u1 की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई. जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा. कोलाइड होकर ये आपस में एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे. अब देखो यहां पे इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी A का इनिशियल मोमेंटम m1 u1. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो इनिशियल मोमेंटम ले लें तो इसमें मास इनटू वेलोसिटी आ जाएगा, इनिशियल मास इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी B का इनिशियल मोमेंटम m2 u2 आ गया. फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी A, इस बॉडी A का फाइनल मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी m1 v1 और फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी B m2 v2. ये आ गया हमारा उसका इनिशियल और फाइनल मोमेंट्स हमने इसके लिख लिए. अब टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन तो यहां पे था, ये चीज आफ्टर कोलिजन है और ये कोलिजन से पहले है. तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, इन दोनों का हम क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे. इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम. तो इसका बॉडी A का मोमेंटम कितना था, m1 u1 और बॉडी B का मोमेंटम कितना था, m2 u2. ये हमारे दोनों मोमेंटम क्या हुए, इसमें हमने बिफोर कोलिजन ही प्लस कर दिए. अब देखो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन. तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी m1 v1 प्लस m2 v2 ले लिया हमने. अब यहां पे हम नेक्स्ट लाइन पे हमें ध्यान देना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी A. जो बॉल A का था उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इनिशियल फाइनल. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, फाइनल में से हम इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये क्या होगा, फाइनल मोमेंटम m1 v1 और ये क्या था हमारा इनिशियल मोमेंटम m1 u2 अपॉन t. तो रेट शब्द आता है तो उस चीज को हम t से डिवाइड कर देते हैं. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी A, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी A किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो इसकी जगह पर हमने क्या कर दिया, F लिख दिया. हमने क्या लिख दिया, F लिख कर ब्रैकेट में t, इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट दे दिया. इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर होगी भाई. हमने न्यूटन सेकंड लॉ क्या पढ़ा था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएंगे. तो हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी इस टाइप से. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी A. तो ये हमने F इज इक्वल टू m1 v1 करके फर्स्ट इक्वेशन हमने ये कर लिया. इसी हिसाब से सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑन बॉडी B. तो बॉडी B पर किसका लेंगे, बॉल B का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन t. फाइनल m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t. दैट इज माइनस F इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2 t. अब इसमें देखो इस माइनस को मैं इधर लेकर गया, इधर आई. इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी होगी, सेकंड.
अब देखो हमने क्या किया, पहली इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन आपस में इक्वेट कर दिया, क्योंकि दोनों फोर्स के बराबर आ रही थी। उस पहली में भी F इक्वल टू ये आ रहा था, सेकंड में भी F इक्वल टू ये आपका A बॉल का था और ये किसका था, B बॉल का, लेकिन दोनों फोर्स आपके कैसे थे, बराबर। इसमें ये माइनस साइन कहां से आया, जब हमारा कोलिजन हो रहा था, ये हमारा बॉल A थी और ये बॉल हमारी कौन सी थी, B थी। तो A बॉल तो इस साइड में फोर्स लगा रही थी और B वाली बॉल इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही थी। तो इसका एक फोर्स ये हो गया, इसका फोर्स ये हो गया। तो इसका फोर्स जो लग रहा है इस साइड में, इसका अपोजिट, ये अपोजिट फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया था, माइनस, जो माइनस आपका इधर आया हुआ है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट कर लिया, ये वाला t और ये वाला t दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब नीचे इसमें कोई t तो है नहीं, इस t को हमने ये कैंसिल कर दिया यहाँ से, अब इसमें t नहीं है। अब इस माइनस साइन के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस ये आ गया, इसमें माइनस माइनस प्लस इधर आ गया, ये ब्रैकेट हमने ओपन कर ली। इनिशियल वेलोसिटीज एक साइड में लेकर आ गए, फाइनल वेलोसिटीज वाला मोमेंटम एक साइड में लेकर आ गए। तो इनिशियल वेलोसिटीज m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमारी इक्वेशन प्रूव हो गई। अगर इसको हम ध्यान से देखें, ये टोटल मोमेंटम था किसका, बिफोर कोलिजन, हमने इक्वेशन में लिखा था पहले, टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन, और ये क्या था हमारा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये दोनों कैसे हैं, बिफोर और आफ्टर कोलिजन इक्वल है मोमेंटम दोनों। टोटल सम ऑफ कोलिजन बिफोर, टोटल सम ऑफ कोलिजन आफ्टर, ये दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, जो मोमेंटम आपका कांस्टेंट है बिफोर एंड आफ्टर, जब उस पर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। कुछ हम एग्जांपल लेकर इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ को। इसमें एग्जांपल ले रहे हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। सबसे पहले रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन को डिस्कस करने से पहले हम ये रिकॉइल वेलोसिटी लेंगे। रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी विद व्हिच द गन मूव्स बैकवर्ड आफ्टर फायरिंग। जब गन को हम फायर करते हैं उसमें से बुलेट बाहर निकल जाती है और गन को पीछे की साइड में हल्का सा झटका लगता है, बैकवर्ड में मूव करती है, उसी को इसकी हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। अब इस रिकॉइल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका भी छोटा सा डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन आपके न्यूमेरिकल्स पार्ट में दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले हमने मास ले लिया बुलेट का मास हमने m1 लिया। वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग, जब बुलेट की फायरिंग हो रही है उसकी वेलोसिटी हमने v1 ले ली। मास बुलेट का m1 है, वेलोसिटी बुलेट की v1 है, और मास ऑफ द गन का मास कितना लिया हमने m2। ये हमारा कितना मास है इसका गन का, m2, और वेलोसिटी ऑफ द गन आफ्टर फायरिंग v2। Since the system is at rest, जब बिफोर फायरिंग था, जब फायरिंग नहीं थी ना, तो उसमें सिस्टम का मतलब गन और बुलेट दोनों आ रही, उस चीज के लिए हम सिस्टम कह रहे हैं। सिस्टम जब रेस्ट में था, जब कोई भी फायरिंग नहीं हुई थी, तो उसके अंदर आपका कैसा था, मोमेंटम जीरो था। क्या मोमेंटम था, जीरो। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग के बाद में सिस्टम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ द गन प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट। मोमेंटम ऑफ गन कितना आ जाएगा, m2 v2, ठीक है, ये गन का मोमेंटम आ गया, और बुलेट का मोमेंटम उसका आफ्टर फायरिंग मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना आ जाएगा, m1 v1, ये आपका इसका मोमेंटम ऑफ द बुलेट आ गया, m1 v1 आ गया। अब इसमें देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मोमेंटम आफ्टर फायरिंग और मोमेंटम बिफोर फायरिंग, तो आपका बिफोर आफ्टर फायरिंग का मोमेंटम तो हमारा ये था, आफ्टर फायरिंग का m1 m2 v2 प्लस m1 में, ये आफ्टर फायरिंग का था। लेकिन बिफोर फायरिंग का मोमेंटम क्या था हमारे पास, जीरो, तो इधर हमने क्या लिख दिया, जीरो। इस चीज को हम इधर रिप्लेस कर रहे हैं, ये प्लस का हमारा किधर आ जाएगा, माइनस आ गया। अब इसमें से हमें क्या निकालनी है, किसकी वेलोसिटी निकालनी है आपको, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन की रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। बुलेट की रिकॉइल वेलोसिटी कितनी थी हमारी, v1, और गन की वेलोसिटी कितनी थी, v2। हमें v2 फाइंड आउट करना है, इसके अंदर ये ध्यान रखना है। गन की रिकॉइल की गन मूव करेगी जो बैकवर्ड में, कितनी वेलोसिटी के साथ में मूव करेगी। तो इसमें ये कर दिया, m2 को नीचे पहुंचा दिया, तो हमारे पास में ये इक्वेशन निकल कर आ गई। ये है आपकी गन की रिकॉइल वेलोसिटी, जहां पर नेगेटिव साइन शो करता है कि बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में गन मूव करेगी। जब फायर करेंगे उसमें से बुलेट तो आगे चली जाएगी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन मूव करेगी। ये नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है, जो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। ये v2 क्या था हमारा, वेलोसिटी ऑफ गन, m2 क्या है, वेलोसिटी
मास ऑफ गन, ये मास ऑफ गन और ये वेलोसिटी आफ्टर फायरिंग वाली, ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। कैसी दोनों चीज? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात आ रही समझ में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर गन के अंदर वेट ज्यादा है, गन के अंदर वेट कैसा है? ज्यादा, सॉरी गन के अंदर मास कैसा है? ज्यादा, तो उसकी वेलोसिटी जो बैकवर्ड होगी वो कैसी होगी? कम होगी। इसका मतलब ये हुआ लाइट गन के अंदर जो हल्की बंदूकें होती हैं उनकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, और जो बंदूक के अंदर वजन होता है, मास होता है उस बंदूक के अंदर, उस गन के अंदर, उसकी बैकवर्ड जो वेलोसिटी होती है, रिकॉइल वेलोसिटी होती है, वो कम होती है। लाइट गन रिकॉइल विद लार्जर वेलोसिटी एंड हेवी गन रिकॉइल विद स्मॉल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन पर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, और इस न्यूमेरिकल के कंसेप्ट से आपको वो जो डेरिवेशन था और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg। किसका आपका मास दे रखा है? 4 kg। हमने राइफल का, गन का मास क्या लिया था? M2, मास ऑफ गन, मास ऑफ गन कितना है? M2, M2 is equal to 4 kg। A bullet of mass 50 ग्राम, मास ऑफ बुलेट, बुलेट का मास कितना लिया था हमने उस वाले डेरिवेशन में? M1, और ये कितना दे रखा है? 50 ग्राम। एक चीज ध्यान रखनी, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, तो ये ग्राम है और ये केजी है। इस ग्राम को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? केजी में, और केजी में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे इसको? 1000 से। जब इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0 0, ये आपका 1/20 केजी आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है इसमें, is fired with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकंड। किसकी वेलोसिटी है ये? is fired with an initial velocity of 35, ये आपकी बुलेट की वेलोसिटी है, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमने क्या ले रखा है? v1, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है इसमें? 35 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट कंडीशन है कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ राइफल की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है हमें, मतलब कि आपको v2 कैलकुलेट करना है। अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने इसमें? v2 इक्वल टू माइनस m1 v1 अपॉन m2, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दो आप। ऊपर जो वैल्यू है v2 इक्वल टू माइनस m1 की जगह पे क्या पुट करें हम? 1/20 मल्टीप्लाई v1 की जगह पे क्या पुट करें हम? 35, ठीक है, और m2 की जगह पर क्या पुट करें हम? 4। इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा इसमें? v2 इक्वल टू माइनस 7/16 मीटर पर सेकंड। आप सॉल्व करना, इतना ही आंसर आएगा, -7/16 आंसर आ जाएगा ये। और इसको डेसिमल में करना था 0.4 कुछ आ जाएगा, लेकिन आप यहां तक भी कर सकते हो और इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? देयरफॉर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन अपोजिट टू द बुलेट, डायरेक्शन ऑफ गन अपोजिट टू द बुलेट। ये था, ये डेरिवेशन किया था, उसी डेरिवेशन में न्यूमेरिकल कर लिया। ये आपकी रिकॉइल वेलोसिटी गन की आपकी निकल कर आई है। इतनी वेलोसिटी के साथ में, इतनी 7/16 वेलोसिटी के साथ में जब हम बुलेट को फायर करेंगे, गन आपकी पीछे की साइड में मूव करेगी और नेगेटिव साइड उसके बैकवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है।